नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता चावला हरियाणा टुडे में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम खास मुलाकात के लिए एक ऐसे शख्सियत के साथ बात करेंगे जिनको पूरी दुनिया उनके बेटे की वजह से जानती है। यशस्वी बलहारा, वंडर किड ऑफ इंडिया। नमस्कार सर, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। थैंक यू नम्रता जी। जैसे कि आपने बताया कि मुझे दुनिया मेरे बेटे की वजह से ही जानती है। यशस्वी उसका नाम है और वंडर किड ऑफ इंडिया के नाम से उसको जानती है दुनिया, क्योंकि उसने 5 साल की उम्र में पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया था और इंडिया का यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बना था वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। साथ ही 7 साल की उम्र में उसने वो अचीव कर लिया था जो आजकल के बच्चे जो है 18 साल की उम्र तक नहीं कर पाते। मतलब 10वीं क्लास तक का मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी शुरू कर दी एट द एज ऑफ 7 ईयर्स। वो पहला बच्चा है जो चारों ओलंपियाड्स में इंग्लिश, मैथ, साइंस और साइबर में 4 साल तक ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर रहा है। और लगभग 2000 किताबें पढ़ चुका है। लॉन टेनिस का स्टेट चैंपियन, स्केटिंग का स्टेट चैंपियन, सॉरी चेस का स्टेट चैंपियन और लॉन टेनिस का वो नेशनल चैंपियन है। इस वक्त भी वो मतलब टॉप सीडिंग प्लेयर में था जब उसका सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ उससे पहले। तो ही इज अ नेशनल चैंपियन ओवर देयर। स्कूल नेशनल्स भी खेले उसने कई सारे। तो वो क्योंकि छोटी उम्र में बहुत सारा अचीव कर लिया इसलिए उसको वंडर किड बोलते थे। रही बात मेरी कि मेरा ये मानना था कि मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था कि दुनिया के हर बच्चे को एक कोई ना कोई टैलेंट मिला है। उसे कुदरत ने कुछ दिया है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बिताए कि वो अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाए। तो मैंने इसी दिशा में काम करने के लिए अरसे से मैं लगा हुआ था और इसी के चलते फिर मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी 2012 में। और अभी आजकल मैं एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, स्पेशली गांव और सरकारी स्कूलों के लिए, जिसमें 100% एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल हो और वो भी उस बच्चे के टैलेंट के हिसाब से। मतलब आप 3 साल की उम्र में स्कूल में जाने से पहले बच्चे का टैलेंट पता कर लो, उसको स्कूल के दौरान उस चीज़ का एक्सपोजर दे दो और उस एक्सपोजर के बाद आपको सिर्फ उस बच्चे को एक्सपोजर एक्सपोजर देना है। जब तक वो 10वीं क्लास पास करेगा तब तक उसे ये मालूम भी होगा कि मुझे ये काम करना है, और उसका इकोनॉमिक मॉडल कैसे बनाएगा वो भी देख लेगा। तो उसकी रोजी रोटी की लड़ाई भी वहीं पे खत्म हो जाएगी और जिंदगी भी वो खुशी खुशी बिताएगा। जी। सर, जैसे कि आजकल के टाइम में लोग जॉब्स तो कर रहे हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, पर वो खुश नहीं है, तो उसके पीछे का थोड़ा सा हमें रीजन बताएंगे क्या है? देखिए, खुशी का एकमात्र कारण है होता है और उसका एक ही तरीका होता है। आपको कुदरत ने एक दिमाग दिया है। उस दिमाग का जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपके न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आपके ब्रेन लोब्स में, वो न्यूरॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लो जिस तरफ होगा, अब न्यूरॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की दिशा जो होगी, अगर उसी दिशा में आपका काम होगा तो आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर उससे उलट सुलट कहीं और डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो और आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वो बताता हूँ कि सचिन तेंदुलकर की माँ ने अगर उसे कहीं एमबीए करवा के कोई बैंक मैनेजर बना दिया होता फॉर एग्जांपल, और बहुत अच्छे नंबर आ गए होते, तो उसका जो फिजिकल एनर्जी वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं भूखा रह जाता और उस फिजिकल एनर्जी को फिर वो उस तरह से निकालता, जैसे आज आपको सड़क के ऊपर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनका फिजिकल एनर्जी अगर रिलीज ना हो तो वो लड़ाई लड़ने लड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोग अगर बॉस को या कहीं ऐसी फिजिकल वर्क नहीं कर पाते तो वो रोज शाम को नशा करके आएंगे, दारू पी के आएंगे, अपने बच्चों से मार पिटाई करेंगे। तो वो जो फिजिकल वर्क है वो तो फिजिकल वर्क मांगता है। ऐसे बहुत से बच्चे देखे होंगे अपने स्कूल के अंदर कि जिस वक्त टीचर पढ़ा रहा है तब वो आराम से नहीं बैठेंगे, चंचल होते हैं, घूमते फिरना पसंद करते हैं। टीचर पढ़ा रहा है लेकिन वो चल रहे होते हैं। छोटी क्लासेस में ऐसा मोस्टली देखा जाता है। बड़ी क्लास में तो उनको इस तरह से प्रोग्राम सा कर दिया जाता है, जैसे सीटी बजेगी तो वो लाइन में हो जाएंगे, कीप क्वाइट है, डोंट मेक अ नॉइस, काइंड ऑफ जो टीचर की जो डायरेक्शंस होती इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनकी वजह से। बट दूसरी तरफ वैसे बच्चे भी मिलते होते हैं जो आधी छुट्टी होती है, जब रिसेस होती है तब भी वो अपनी क्लास में अपने बस्ते पे बैठे होते हैं और वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं। यानी वो दोनों चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट कुछ बच्चों में वो मिलता है, कुछ बच्चों में वो मिलता है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लोगों से बात करना अच्छा लगता है लगातार। उनको आप अकेले बैठने वाला काम दे देंगे वो तो परेशान हो जाएंगे। बहुत से लोगों को दुनिया से बात करने में मजा नहीं आता, मेले में भीड़ में जाने में मजा नहीं आता, उनको आप पब्लिक डीलिंग वाला काम दे दोगे तो परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे टीचर्स भी देखे होंगे जो बच्चों को देख के मुंह चिढ़ा लेते हैं, मुंह चढ़ा लेते हैं। ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो मरीज को देख के खींचते रहते हैं। तो वो उसका रीजन यही है।
जब आप अपनी एनर्जी फ्लो के उलट कोई काम ले लोगे, चुन लोगे अपनी जिंदगी के अंदर, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी जो है वो एक नरक बनने वाली है। तो जिंदगी को खुशनुमा बनाने का एकमात्र तरीका ये है कि बच्चे की जिंदगी में जो काम है वो उस तरह का हो जिस तरह का उसे कुदरत ने बनाया है। तो सर हमारे स्कूल में जैसे कि एजुकेशन सिस्टम जो है, क्या वो उनका पर्पस, लाइफ का जो पर्पस है या उनका पैशन है उसको दबाने के लिए ही कहीं ना कहीं बना हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनको ये बोला जाता है पहले तुम 12वीं कर लो, उसके बाद अच्छे मार्क्स लाओ, उनके ऊपर प्रेशर होता है 12th तक कि अच्छे मार्क्स लाओ, उसके बाद कॉलेज में उनके ऊपर प्रेशर होता है, और उनके बाद उसके बाद फिर वो नौकरी के लिए निकलते हैं। इस वजह से वो इतना प्रेशर आ जाता है सोसाइटी का उनके ऊपर कि उस वजह से वो कहीं न कहीं अपने पैशन को भी नहीं फ़ॉलो कर पाते। जहाँ शिक्षा की व्यवस्था है ये समाज तय करता है कि हमें किस तरह की शिक्षा चाहिए, किस तरह के सिटीजन्स चाहिए, किस तरह के लोग आगे आपको बनाने हैं। बेसिकली ये हमारे एक तरह से ये कह लीजिए हमारी संस्कृति में ही खोट है। मतलब जिसको हम बहुत महान संस्कृति कहते हैं, उस संस्कृति में एक बहुत बड़ा खोट ये है कि यहाँ पे भगवान बना दिया गया टीचर और माँ बाप को। भगवान से गलती पॉसिबल नहीं है, जबकि टीचर और जो माँ बाप हैं वो तो इंसान हैं, उनसे तो गलती हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि जो हम करेंगे और जो हम कहेंगे वो उस बच्चे के लिए वही परम सत्य है और उसे वही मानना पड़ेगा। दूसरा हमने क्या किया कि इज्जत देनी शुरू कर दी पैसे को। जब से पैसा जिंदगी के अंदर आया है, पहले समाज के अंदर हम लोग को एग्जिस्टेंस की फॉर्म में रहते थे, सब लोग सारे काम साझा मिलकर के हम लोग किया करते थे और पैसे का इतना बड़ा रोल नहीं था। लेकिन फिर सरकारों ने, जिन लोगों को हमारे ऊपर राज करना होता है, वो ये कोशिशें करते हैं कि समाज के तबकों को एक दूसरे से कैसे काटा जाए। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया पैसे ने। जब पैसे से सुविधाएं खरीदी गई तो लोगों को लगा कि पैसा कहाँ से मिले। फिर पैसा मिलना शुरू हुआ नौकरियों से और बिजनेस से, और उन दोनों में नौकरियां खास तौर पे स्पेशली स्थायी बना दी गई। बिजनेस को तो डिमोटिवेट भी किया गया बहुत समय पर। रीजन बीइंग कि बिजनेस जब किसी आदमी का चलने लगता है तो सरकारें ऐसी नीतियां ले आती है कि आज के दौर में कपड़ा बाजार बर्बाद होगा, अभी चमड़ा बर्बाद होगा, अभी ये बर्बाद होगा, अभी वो बर्बाद होगा, बट नौकरियां स्टेबल रही। और लोगों ने सोचा कि शायद नौकरी परमानेंट अगर मिल जाती है तो हमारी जिंदगी सुधरेगी। उस चक्कर में हर आदमी ने अपने बच्चों, और नौकरियां मिली कैसे, टैलेंट से नौकरियां नहीं मिलती हैं, नौकरियां मिलती हैं नंबरों से। बेसिकली कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है नंबरों से। तो अब क्या हुआ, बड़ा खेल समझने की बात है ये, कि जब 25 लाख बच्चा 12वीं में पास होता है और उसके बाद जब ग्रेजुएशन के लिए उसके पास सिर्फ मान लीजिए 10 लाख ही सीट हैं, तो 15 लाख बच्चों का तो एडमिशन होना ही नहीं है। तो 15 लाख बच्चे तो सरकार ने वैसे ही कंपटीशन से बाहर निकाल दिए। उनके तो माँ बाप उनको रोज ये कहते रहेंगे कि तुम निकम्मे हो, तुम निकम्मे हो, तुम्हारे नंबर कम आए, तुम्हारे नंबर कम आए। जो बच्चे बाकी पास करेंगे उनमें छटनी करने के लिए फिर अलग अलग तरह के टेस्ट प्रोग्राम रख दिए। अब बैंक में 400 नौकरियां निकली हैं और 4 लाख फार्म भरे गए हैं, तो ऑब्वियसली 3,96,600 बच्चों को तो नौकरी मिलनी ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो उस नौकरी की तैयारी में लगे रहेंगे। आज बहुत सारे कोचिंग सेंटर आपको लगे मेरे सरकारी नौकरी गारंटीड, आप यहाँ आइए। अब गारंटीड सरकारी नौकरी कैसे पॉसिबल है? मतलब जब आपके पास नौकरियों की संख्या ही हजारों में है और बेरोजगारों की संख्या लाखों में है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो बच्चा जब छोटा था और वो बहुत इंटेलिजेंट आप उसे कहा करते थे, बड़ा होकर के वो निकम्मा कैसे हो गया? सरकार की नीतियों से निकम्मा हो गया। तो समाज की बड़ी गलती क्या हुई कि समाज ने पैसे वाले को, नौकरी वाले को ज्यादा इज्जत देनी शुरू कर दी और जो बच्चा अपना काम कर रहा है उसको रिस्पेक्ट कम देनी शुरू कर दी। फिर चाहे आप उसके समाज की जो सोशल स्टेटस है उसको देख लीजिए, कल को अपनी लड़की ब्याहनी है वहां देख लीजिए। मतलब लड़की बच्चे से नहीं ब्याहते हम लोग, नौकरी से ब्याहते हैं, कितने किले हैं उनसे ब्याहते हैं, कितने एकड़ जमीन है, कितना पैसा, कहाँ पे कोठी है, उससे ब्याह। मतलब लड़के से लड़के को नहीं देखा जाता है। तो ये एक बड़ी गलती करी हमने कि पैसे वाले को इज्जत देनी शुरू कर दी और उसी को हमने अपना नेता मानना शुरू कर दिया। यही कारण था कि शराब के व्यापारियों ने स्कूल खोल लिए, जो शराब के ठेकेदार थे उन वो जो है विधानसभा में बैठने लग गए। फिर वो नीतियां आपके बच्चों के लिए थोड़ी ना बनाएंगे। अच्छे लोगों को हमने साइडलाइन करना शुरू कर दिया। अब अच्छे आदमी की प्रॉब्लम क्या होती है कि अच्छा आदमी कभी किसी के गर्दन पे पैर रख के अपनी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। इस वजह से उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तो उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी तो वो समाज से कट गया और उसने ये कहा कि हमें नहीं करना कुछ भी। लेकिन उधर जो एक चोर लुच्चा गुंडा बदमाश था, उस आदमी ने साम दाम दंड भेद से पैसा कमा लिया,
चाहे अफीम की तस्करी करके, चाहे नशा बेच के, चाहे शराब बेच के, और कल को फिर उसने इलेक्शंस लड़ लिए। इलेक्शंस लड़ने की प्रोसीजर जो है वो इस तरह से महंगी कर दी गई। कैसे महंगी कर दी गई? इसका खेल शुरू होता है 2006 में पीएचएफआई के एंटर करने से। जिस टाइम पे सोनिया गांधी जो है वो इसकी अध्यक्ष होती थी, कांग्रेस की अध्यक्ष होती थी, और नरसिम्हा राव की सरकार होती थी, उस दौर में बिल गेट्स की एक कंपनी आई पीएचएफआई, मतलब वो फाउंडेशन है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। उसने एंटर किया हमारे देश के स्वास्थ्य मिशन के अंदर। आपको याद हो जो ईएसआई सेंटर्स बने हुए हैं, जो डिस्पेंसरी बनी हुई है फैक्ट्री वगैरह में काम करने वालों के लिए, ये उस फाउंडेशन का हिस्सा है बेसिकली। उसके तहत ये खुले, और फिर उन्होंने एक मॉडल लेकर के आए जिसको हम ट्रिपल पी मॉडल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उस मॉडल के थ्रू कॉरपोरेट ने सिस्टम के अंदर घुसना शुरू किया। पहले कुछ पहले कुछ फैक्ट्रियों में, दुकानों में, पहले किसी दूसरी एजेंसीज के अंदर घुसे, फिर मेडिकल लाइन के अंदर घुसे, फिर स्कूलों में अभी एनजीओ कुछ ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग का काम प्राइवेट संस्थानों को दे दिया गया और कॉरपोरेट की एंट्री कर दी गई। यही कॉरपोरेट्स की एंट्री करी फिर हमारे मंडी हाउसेस के अंदर भी, यही हमारे कॉलेजेस के अंदर भी, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभाओं में भी। यानी कि अब जो नेता लोग बनते हैं, आप देखोगे कि जो राज्यसभा का सांसद था, जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, वो आदमी राज्यसभा का मेंबर क्यों बना? क्योंकि वो कॉरपोरेट की लॉबिंग करता था, और वो मतलब ये काम करता था कि नीतियां और जो पॉलिसीज और जो कानून बनेंगे वो कॉरपोरेट के हिसाब से बनेंगे। उन्होंने इस तरह के काम किए कि देश के लोगों को कर्जदार कैसे बनाया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने नोटबंदी से जस्ट पहले एक मिशन चलाया कि लोगों को कर्जा दो, और कर्जा दे करके आप मार्केट को खराब कर रहे हो? तो इसका मतलब आपकी ये प्लान्ड स्ट्रेटजी है उन लोगों को सीधा सीधा बर्बाद करने की, कि पहले आपने उनको कर्जा दे दिया, आपको 15 लाख रुपए कर्जा दे दिया और नोटबंदी कर दी। अब नोटबंदी की वजह से जो उसका बिजनेस में नुकसान हुआ उसको भरपाई कहीं से करी नहीं। यानी कि जो 2008 की मंदी में पूरी दुनिया को बचाने वाले जो तबका था, जिसको हम लोग इंडिया की मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस सेक्टर बोलते हैं, रेडी पटरी वाला वो आदमी जिसका पैसा बैंकों में रोज की रोज नहीं जाता है, महीने का आखिरी में बचत ही डालता है और बाकी से वो खरीदारी करता रहता है, परचून वाला, रेडी वाला और रिक्शा वाला, वो सब, उन्होंने उस सिस्टम को बर्बाद करने के लिए प्लान्ड तरीके से ये गेम खेला गया। यानी कि जो आप शिक्षा की बात कह रहे थे, हमारे लोगों ने ये सोचना ही बंद कर दिया कि हमारे बच्चों को असलियत में क्या चाहिए। क्या असलियत में पैसा जिंदगी का मकसद है? क्या असलियत में पावर जिंदगी का मकसद है? या समाज के अंदर साथ रह करके को एग्जिस्टेंस की थ्योरी पे काम करके एक दूसरे के साथ खुशी से रहना जरूरी है? इसको हम लोग भूल गए, और हमारे बुजुर्गों की वो दी हुई नेमत, जहां ये कहते थे कि पेड़, पक्षी, पौधे और आपस में रहना, सभी जब इकट्ठे होंगे तो ही रह पाएंगे। आज देखिए चिड़िया नहीं मिलती है। आप आज से 20 साल पहले की बात करिए, तो आपको सड़क के ऊपर रात को आप चलते थे 6 बजे 7 बजे, तो आपकी जो विंडशील्ड है उसके ऊपर जी मतलब टकरा टकरा के इतने मरते थे। आजकल वो नहीं मरते हैं, पेस्टिसाइड इतने हो गए। यानी कि हर जगह पे दिखावा, पैसा, ताकत, पावर और उसी की इज्जत, इस चीज ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना एक तरह से ये कर दिया, खराब कर दिया उसको, कि अब हम कहीं जिंदगी की तो बात ही नहीं करते। जिंदगी के लिए तो अपने बच्चों को तैयार ही नहीं करते। तैयार ही करते हैं नंबरों के लिए, नौकरी के लिए, नौकर बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। उधर से खेती को बर्बाद कर दिया प्लान तरीके से। तो कॉरपोरेट्स का ये पूरा गेम था कि समाज को तोड़ने में ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यही वजह है कि आज अगर देवरानी और जेठानी के दोनों बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ते हों, तो हो सकता है, ये पूरे पूरे चांसेस हैं कि देवरानी और जेठानी इस चक्कर में रहें कि मेरे दूसरे वाले का बच्चे के कम नंबर आने चाहिए, मेरे वाले के ज्यादा आने चाहिए। यानी जब ये सगे भाई बहनों में भी जब ये मतलब टूट जो है वो पैदा हो सकती है, जब उनके बीच में भी दरार पड़ सकती है, तो सोचिए समाज का ये कंपटीशन क्या हाल करेगा। यानी कि जो कंपटीशन है वो जिंदगी के लिए एक सही चीज नहीं है। वो एक हेल्दी, आप अपना काम कर रहे हो, किसी को आपका काम अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, खेल अलग चीज है, खेल का कंपटीशन होना चाहिए, पर जिंदगी यापन करने में कंपटीशन, आई डोंट सपोर्ट इट बेसिकली। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि बच्चे को जिस तरह का कुदरत ने बनाया है उसी तरह का उसे ट्रेनिंग मिले, उसी तरह से उसको जीवन यापन कैसे करना है इस बात की गाइडेंस मिले, और हर बच्चे के लिए इंतजाम हो। चाहे गांव का सबसे गरीब बच्चा हो, चाहे शहर का सबसे गरीब हो, चाहे अमीर हो, लेकिन हमारे को काम करना चाहिए उसकी खुशी के लिए। ये नहीं कि आप नंबरों वाले को और पैसे वाले। अब आप देखिए ना, आप अपने बच्चे को कोचिंग के लिए दिल्ली भेज सकते हैं, चंडीगढ़ भेज सकते हैं,
पर जो सरकारी स्कूल का बच्चा है उसका माँ बाप तो उसे जिंदगी में कभी भी नहीं भेज पाएगा, तो वो आपका बच्चा उसकी कंपटीशन में या उसका बच्चा आपके बच्चे की कंपटीशन में कैसे खड़ा हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आने वाले वक्त में वो तबका आपके तबके से नफरत करेगा ही करेगा, आपके बीच में दरार आएगी ही आएगी, आपके बीच में झगड़े बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यही कारण है कि कभी आरक्षण के नाम पर, कभी नंबरों के नाम पर, कभी नौकरियों के नाम पर आप देखिए हर तबका दूसरे तबके से जो है एक तरह से नफरत करता है। बढ़िया जो है मतलब जो दुकानदार है वो सोचता है किसान मजे में है क्योंकि उसकी बिजली फ्री है। किसान जो है वो सोचता है कि हम तो सारा दिन धक्के खाते हैं, हमें फसलों का ब्याज नहीं मिलता, फसलों का मूल्य नहीं मिलता। तो नौकरी वाला खुश है, नौकरी वाला इस टेंशन में है कि हमारे को ये डीएज नहीं मिल रहे और वो नहीं मिल रहे। जिसको नौकरी नहीं मिली वो नौकरी वाले से दुखी है, जिसको मिली हुई है उसको अपने बच्चों की टेंशन आगे लगी है और उसको वो काम नहीं करने दे रहे हैं सिस्टम से। फिर प्राइवेटाइजेशन इतना हो रहा है, तो चारों तरफ से एक केओस की सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि ये समाज की उसी गलत डायरेक्शन का नतीजा है जब हमने ठीक टाइम पर बैठकर चिंतन नहीं किया और उस दिशा में काम नहीं किया।